Hello students, welcome back to the third video of this chapter and second topic from this chapter, that is Hitler's rise to power, यानी जर्मनी की सत्ता में हिटलर का उदय। तो इस टॉपिक को हम लोग बड़े ही चाव से समझने का प्रयास करेंगे कि जर्मनी की सत्ता में हिटलर का उदय किस तरह से होता है और किस तरह से जर्मनी का जो भाग्य है वो एकदम से बदल जाता है। अब ये पॉजिटिव दिशा में जाता है या नेगेटिव दिशा में, इसको हम इस वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। इकोनॉमी, पॉलिटी और सोसाइटी यानी अर्थव्यवस्था, राज्यव्यवस्था और समाज के अंदर का जो संकट है, ये एक तरह से हिटलर के सत्ता में आने की भूमिका रच रहा था। यानी कि अगर बात करें तो हिटलर का जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ। हिटलर अपना यूथ पॉवर्टी में बिताता है, गरीबी में बिताता है। जब पहली दफ़ा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसने सेना में भर्ती, सेना के लिए उसने अपना नाम इनरोल कराया। बाद में एक मैसेंजर के रूप में फ्रंट में यानी कि सेना के अंदर में उसने काम किया, एक कॉर्पोरल बना और ब्रेवरी के लिए उसको कई मेडल्स भी मिले। जर्मनी की डिफीट ने एकदम से हिटलर को झकझोर करके रख दिया था और ख़ास करके जो ट्रीटी ऑफ वर्साई हुई यानी वर्साइलिस की ट्रीटी हुई, इसने तो हिटलर को बहुत ज़्यादा क्रोधित कर दिया था। कहता है कि 1919 में उसने एक छोटा सा ग्रुप जर्मन वर्कर्स पार्टी इसे ज्वाइन किया। बाद में धीरे धीरे देखते देखते खुद जर्मन वर्कर्स पार्टी पे हावी हो गया, यानी उस संगठन को खुद हिटलर ने टेक ओवर कर लिया। उसके बाद उस संगठन का नाम उसने नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी रखा। यही पार्टी आगे चल कर के नाजी पार्टी, और हिंदी में इसको नात्सी पार्टी कहते हैं, नाजी पार्टी के रूप में जाना गया। 1923 की बात करते हैं। हिटलर ने प्लान किया कि चलो जो बावरिया वाला जो इलाका है इस पर क्या किया जाए, कब्जा किया। ये सिर्फ एक प्लानिंग था। उसके बाद बर्लिन की तरफ मार्च करेंगे और बाद में क्या करेंगे, सत्ता पे काबिज हो जाएंगे। हिटलर असफल रहा, उसको गिरफ्तार किया गया, उस पर मुकदमा चलाया गया, ट्राइड फॉर ट्रीजन, यानी कि देश की सत्ता के खिलाफ षड्यंत्र करने के लिए हिटलर पे मुकदमा चलाया गया और उसके बाद में उसको जेल से रिलीज कर दिया गया। कहता है कि नाजी को एक तरह से शुरुआती दौर में पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिल पाया 1930 तक। इसके बाद कहता है कि ग्रेट डिप्रेशन के दौरान नाजिज़्म लोगों के बीच में, जर्मनी के बीच में एक मास मूवमेंट बना। जैसा कि हमने देखा 1929 के बाद बैंक्स कोलैप्स कर गए, बिजनेस शटडाउन हो गए, वर्कर्स अपना जॉब खो दिए, मिडिल क्लास की स्थिति गरीबी जैसी हो गई। ऐसी परिस्थिति में नाजी प्रोपेगेंडा जर्मनी वासियों के लिए एक तरह से एक बेहतर उम्मीद और भविष्य के रूप में था। 1928 में नाजी पार्टी को 2.6% वोट मिलता है जर्मनी के अंदर, द जर्मन पार्लियामेंट राइक्सटैग के अंदर। 1932 तक यह जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी, यानी 4 साल के भीतर जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी बनती है, जिसको 37% वोट जर्मनी के अंदर मिलता है। अब हम बात करते हैं कि हिटलर के बारे में। तो हिटलर एक पावरफुल स्पीकर था, इसमें कोई डाउट नहीं कि हिटलर एक तेज़ तर्रार वक्ता था। उसका पैसन, उसके शब्द लोगों को हिला कर रख देते थे। वह हमेशा ये वादा करता था कि वह एक मजबूत राष्ट्र बनाएगा, मजबूत जर्मनी बनाएगा, है ना। और जो भी वर्साई की ट्रीटी में अन्याय हुआ है, इनजस्टिस हुआ है, उन सभी को क्या करेगा, अंडू करेगा और जर्मन पीपल की डिग्निटी को वापस से ला करके देगा। इस तरह के शब्द एक तरह से लोगों के अंदर उम्मीद की भावना को भर देते थे। उसने अक्सर युवाओं से ये वादा किया कि उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करेगा और जो युवा हैं उनके भविष्य को क्या करेगा, वो सिक्योर करेगा। इसके अलावा उसने कहा कि जर्मनी के अंदर जितने भी विदेशी प्रभाव हैं, जो भी फॉरेन इन्फ्लुएंस हैं, या फिर उसने कहा कि जर्मनी के खिलाफ जो भी षड्यंत्र किया गया है उन सब को एक एक करके हिटलर उसका इलाज करेगा। अब कहता है
कि हिटलर ने खास तरह की राजनीति को, एक खास स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को जर्मनी के अंदर जन्म दिया। कहता है कि वह मास मोबिलाइजेशन के लिए रिचुअल्स और स्पेक्टिकल्स इन सब को बहुत ज़रूरी समझता था। नाजी अक्सर विशाल रैली को संबोधित करते थे और पब्लिक मीटिंग्स वगैरह करते थे ताकि हिटलर के समर्थन में भीड़ जुटाई जाए, लोगों के अंदर एकता की भावना को मजबूत की जाए। साथ साथ में हिटलर की पार्टी की बात करें तो लाल रंग का बैनर, इसके बीच में स्वास्तिक का सिंबल, नाजी सैल्यूट और रिचुअलाइज्ड राउंड ऑफ अप्लॉज यानी नारा, है ना, ये सारी चीज़ें जब भाषण खत्म होती थी, ये सारी चीज़ें हिटलर के पावर को एक तरह से सिंबलाइज किया करती थी। अब हम बात करते हैं कि नाजी जो प्रोपेगेंडा था स्किलफुली हिटलर को एक मसीहा के रूप में प्रोजेक्ट करता था, एक सेवियर यानी रक्षक के रूप में प्रोजेक्ट करता था। यानी कोई तो आया है जो एक तरह से जर्मनी वासियों को, जर्मनी के लोगों को उनके डिस्ट्रेस से, उनके प्रॉब्लम से, उनकी मुश्किलों से बाहर निकालने जा रहा है। यानी कि एक ऐसी कल्पना थी जो लोगों के दिमाग में एक जगह बना लिया था। लोगों को भी अब लगने लगा था कि उनका डिग्निटी, उनका प्राइड अगर कोई वापस ला के देगा तो उस बंदे का नाम हिटलर है। कहता है कि अब हम बात करते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी की। यानी हिटलर आएगा तो डेमोक्रेसी का हालत तंग होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी तो विकल्प की बात करती है, क्योंकि डेमोक्रेसी होगी तो हिटलर जैसा व्यक्ति ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा, है ना। तो सबसे पहला काम जर्मनी के अंदर में हिटलर ने क्या किया, डेमोक्रेसी को तबाह कर दिया। यानी 30 जनवरी 1933 की बात करें, प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ये क्या करता है, जर्मनी के मंत्रालय का सबसे हाईएस्ट पोजीशन जो है चांसलरशिप है, ये हिटलर को ऑफर करता है। अब कहता है कि अब तक नाजी ने किसी तरह से क्या किया था, कंजर्वेटिव को अपने मकसद के लिए मना लिया था। सत्ता में आने के बाद हिटलर किसी भी तरह से क्या करता है, वहाँ की जर्मनी की जो डेमोक्रेटिक व्यवस्था उसको तबाह करता है। एक घटना होती है, एक रहस्यमयी जो फायर है, मिस्टीरियस फायर, ये जर्मनी के पार्लियामेंट जो राइक्सटैग है उसके अंदर में फरवरी के महीने में लगता है ये आग। अब इसके बाद क्या होता है कि एक फायर डेक्री यानी एक फायर ऑर्डिनेंस, अग्नि अध्यादेश 28 फरवरी 1933 को जर्मनी में लाया जाता है और इसके तहत नागरिकों के ये जो सारे लोकतांत्रिक अधिकार है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस और असेंबल होने का अधिकार, ये सारे अधिकार वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा छीन लिया जाता है। उसके बाद हिटलर अपने सबसे कट्टर दुश्मन जो है कम्युनिस्ट की तरफ घूमता है ना। अब जिनको क्या करता है, जिनमें से ज़्यादातर को क्या करता है, वो कंसंट्रेशन कैंप का रास्ता दिखा देता है। अब जब हम बात करते हैं कम्युनिस्टों पे हिटलर का अत्याचार बहुत ज़्यादा हुआ था, है ना। कहता है कि अगर हम एक शहर की बात करें जिसका नाम डसेल्डर्फ था, लगभग कहता है एक छोटा सा शहर जिसके अंदर 500,000 यानी कि 5 लाख की आबादी वाला शहर है। इसमें 6,808 फाइल्स हैं। इसमें से सिर्फ 1440 केसेज जो है ना, वो सिर्फ अकेला कम्युनिस्ट के ऊपर है। कहता है कि 52 किस्म के विक्टिम जो है नाजी के द्वारा परसिक्यूट किए जाते थे देश भर के अंदर, जर्मनी के अंदर। अब हम बात करते हैं 3 मार्च 1933 की। 3 मार्च 1933 को एक खास तरह का कानून जिसका नाम था फेमस इनेबलिंग एक्ट, यह पास होता है। इस कानून के तहत जर्मनी को औपचारिक रूप से डिक्टेटरशिप का दर्जा मिल जाता है, यानी जर्मनी में तानाशाही की शुरुआत औपचारिक रूप से हो जाती है। इसके बाद हिटलर को सारे पावर्स मिल जाते हैं कि वो पार्लियामेंट को साइड करे और अध्यादेश पे अध्यादेश लाते जाए, उसके हिसाब से सरकार चलाते जाए। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जितने भी ट्रेड यूनियंस हैं वो सारे के सारे बैन कर दिए जाते हैं, नाजी पार्टी और उसके सहयोगियों को छोड़ करके। जो स्टेट है उसने एक तरह से इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी और जुडिशियरी पे एक तरह से कंप्लीट कंट्रोल बिठा लिया है। स्पेशल सर्वेलांस यानी खास तरह का जो निगरानी का व्यवस्था है, सिक्योरिटी फोर्सेस का व्यवस्था है, इनको क्रिएट किया जाता है ताकि सोसाइटी को कंट्रोल की जाए, जिस तरह से नाजी चाहे उस तरह से कंट्रोल किया जाए। इन सब से अलग हट करके रेगुलर पुलिस की व्यवस्था ग्रीन यूनिफॉर्म में, है ना, और एसए जो आपका स्टॉर्म या फिर स्टॉर्म ट्रूपर्स है, या फिर गेस्टापो जो खुफिया विभाग के पुलिस हैं, या फिर एसएस जो प्रोटेक्शन स्क्वाड है,
क्रिमिनल पुलिस है या फिर सिक्योरिटी सर्विसेज हैं, ये सारे नियुक्त किए जाते हैं। यानी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स के जरिए इन सब की नियुक्ति होती है, जिसके जरिए नाजी स्टेट उसका रेपुटेशन और उसका मतलब एक तरह से नाजी स्टेट को सबसे ड्रेडेड क्रिमिनल बनाने का एक तरह से प्रयास, क्रिमिनल स्टेट बनाने का प्रयास होता है। अब कहता है कि पीपल कुड नाउ बी डिटेन्ड इन गेस्टापो टॉर्चर चैम्बर्स। अब लोगों को गेस्टापो टॉर्चर चैम्बर्स के अंदर में हिरासत में लिया जा सकता है, उनको राउंड की जाएगा और उसके बाद उनको कंसंट्रेशन कैंप भेजा जाएगा, इसके बाद उनको डिपोर्ट किया जाएगा, है ना, गिरफ्तारी होगी बिना किसी लीगल प्रोसीजर के जरिए। इसके बाद पुलिस फोर्स क्या करेगा, वो उसके पास पावर है कि वो चाहे जितना जुल्म ढा सके वो ढा सकती है। अब हम बात करते हैं रिकंस्ट्रक्शन का। अब हिटलर ने जो डिस्ट्रक्शन किया वो तो किया जर्मनी के अंदर आते आते, अब उसने रिकंस्ट्रक्शन क्या किया, उसने निर्माण क्या किया। हिटलर और निर्माण दोनों बड़ा ही विपरीत सुनने में लगता है। तो हिटलर ने निर्माण क्या किया, जब हम बात करते तो हिटलर ने इकोनॉमिक रिकवरी का जिम्मेवारी एक तरह से अर्थशास्त्री जालमट साचट को सौंप दिया, जिसको ये पूरा काम दिया कि दो काम पे ध्यान दो तुम, एक तो फुल प्रोडक्शन और दूसरा फुल एम्प्लॉयमेंट, पूरा रोजगार व्यवस्था, जिसके जरिए क्या करो तुम स्टेट फंडेड क्रिएशन प्रोग्राम, जॉब क्रिएशन प्रोग्राम चलाओ। और यह प्रोजेक्ट, इसी प्रोजेक्ट का देन था कि जर्मन सुपर हाईवे और लोगों की कार वॉक्सवैगन जो सड़कों पे देखने को मिली। फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो हिटलर को एक एक करके सफलता मिलता गया। उसने किसी तरह से जर्मनी को लीग ऑफ नेशंस से बाहर कर लिया। 1933 के अंदर वापस से जो इलाका है जर्मनी से छीन लिया गया था, राइनलैंड का इलाका, उसको हिटलर ने वापस से ऑक्यूपाई कर लिया। उसके बाद कहता है 1936 में, उसके बाद उसने जर्मनी और ऑस्ट्रिया को 1938 में एक कर दिया, एक स्लोगन के अंडर, वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर, यानी एक तरह के लोग, एक एम्पायर और एक ही लीडर होगा। कौन? हिटलर। उसने बाद में क्या किया, धीरे धीरे जर्मन स्पीकिंग जो एक इलाका था चेकोस्लोवाकिया के अंदर, जिसका नाम था सडेनटेनलैंड, इसको भी धीरे धीरे उसने एक्वायर कर लिया और उसको क्या किया, धीरे धीरे पूरा का पूरा बचा हुआ जो चेकोस्लोवाकिया था उसको भी हिटलर निगल गया। कहता है इन सब में उसको कहीं ना कहीं इंग्लैंड का अनस्पोकन सपोर्ट था। क्यों? क्योंकि ये सारा चीज़ इंग्लैंड तो देख ही रहा था। इसके साथ साथ इंग्लैंड ये मानता था कि जर्मनी के साथ जो ट्रीटी ऑफ वर्साय हुई ना, वो कहीं ना कहीं अपमानजनक थी और एक तरफा जर्मनी के साथ शोषण था। इसलिए इन सारी घटनाओं में जर्मनी चुपचाप देख रहा था, कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था। इसके बाद हम बात करें तो हिटलर यही नहीं रुकता है। हिटलर का जो मंत्री है सैचेट, यह हिटलर को एडवाइज करता है कि हमारे पास जो है ना पैसे की थोड़ी दिक्कत चल रही है, तो हम ना थोड़ी देर के लिए इस तरह के मूवमेंट को रोक देते हैं, हम थोड़ा इकोनॉमी पे ध्यान देते हैं। लेकिन हिटलर के हिसाब से, नाजी के हिसाब से, जर्मनी के हिसाब से सतर्क लोगों की, एक तरह से जागरूक लोगों की जर्मनी में कोई जगह नहीं है। क्या होता है कि सैचेट को मंत्रिमंडल से हटा दिया जाता है। हिटलर वार को रास्ता चुनता है इकोनॉमिक बदहाली से बाहर निकलने के लिए। जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए हिटलर वार का रास्ता चुनता है। रिसोर्सेज अगर एक्यूमुलेट करने हैं तो टेरिटरी को बढ़ाना पड़ेगा। सितंबर 1939 में जर्मनी क्या करता है, पोलैंड पे हमला कर देता है। इसके बाद पोलैंड में पे हमला करने के बाद जर्मनी को फ्रांस और इंग्लैंड के साथ लड़ना पड़ जाता है, वॉर लड़ना पड़ जाता है। सितंबर के महीने में 1940 में जर्मनी एक ट्रीपार्टाइट एक्ट, 3 पार्टियों का यानी 3 देशों का एक संधि साइन करता है, जर्मनी, इटली और जापान का। इससे हिटलर का क्लेम इंटरनेशनल पावर में और ज़्यादा बन जाता है। पपेट रिजाइम्स, नाजी जर्मनी के सपोर्टर्स, ये एक तरह से पूरे के पूरे यूरोप में खड़ा किया जाता है। 1940 आते आते हिटलर अपने सत्ता के शीर्ष पे होता है। हिटलर अब अपना लॉन्ग टर्म एम जो है पूरे के पूरे यूरोप पे कब्जा करना, ईस्टर्न यूरोप पे कब्जा करना, इसकी तरफ हिटलर बढ़ता है। वो चाहता है कि फूड सप्लाईज उसके लोगों को निरंतर उसके लोगों को मिलता रहे और जर्मन्स के लिए लिविंग स्पेस, जिसको लेवेंसराउम कहा जाता था, वो दे सके।
उसने 1941 में एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक ब्लंडर किया, ऐतिहासिक भूल की कि उसने सोवियत यूनियन पे हमला कर दिया जून 1941 में। और इस हमले के बाद हिटलर ने एक तरह से कहीं ना कहीं जर्मनी को वेस्टर्न फ्रंट के प्रति एक्सपोज कर दिया और ब्रिटिश की तरफ से एरियल बॉम्बिंग होना शुरू हो गया। ईस्टर्न फ्रंट को उसने सोवियत आर्मीज के प्रति एक्सपोज कर दिया। सोवियत रेड आर्मी किसी तरह से क्या किया, स्टालिनग्राड में जर्मनी को बड़ा ही एक तरह से ह्यूमिलिएटिंग डिफीट देता है, हार देता है। जैसे ही सोवियत आर्मी क्या करती है, जर्मनी के सेना को बर्लिन तक धकेल देती है। इसके बाद क्या होता है कि सोवियत हेजेमनी, सोवियत का एक तरह से दबदबा जो है पूरे के पूरे ईस्टर्न यूरोप में उसके बाद 100 सालों तक बना रह जाता है। इस बीच अमेरिका भी एक तरह से, अब तक तो वार में नहीं है अमेरिका, लेकिन वो चाहता भी नहीं कि दोबारा वार में जाए, है कि नहीं। अब कहता है क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार की वजह से अमेरिका को नुकसान उठाना पड़ा था, इसलिए वार में अमेरिका नहीं जाना चाहता है। लेकिन लंबे समय तक अमेरिका भी वार से दूर नहीं रहा। जापान अपना पावर ईस्ट में बढ़ा रहा था, उसने फ्रेंच इंडो चाइना वाले इलाके को कब्जा कर लिया था। अब उसका प्लान था कि वो यूएस नेवल बेस पे हमला करे। जब जापान ने अपना सपोर्ट हिटलर को दिया और उसने क्या किया, यूएस बेस जो पर्ल हार्बर में उस पर हमला किया, तो अमेरिका की एंट्री होती है सेकेंड वर्ल्ड वार में और वार का अंत होता है मई 1945 में, है ना। हिटलर की हार के साथ, जर्मनी की हार के साथ, सेंट्रल पावर की हार के साथ और अलाइज की जीत के साथ अमेरिका इसी के साथ एटम बम हिरोशिमा में गिरा देता है जापान के अंदर। इससे हमको पता चलता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार में क्या हुआ। अब हम हेलमुथ की कहानी की तरफ चलते हैं, उसके फादर की स्टोरी और नाजी ने वार के अंदर में क्या क्या क्रिमिनलिटी, किस तरह के अपराध नाजी ने किया, इसके बारे में हम अगले यूनिट में देखेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस यूनिट। काइंडली go through the video, please go through the video, make notes, and if possible like it, share it and subscribe and tell others to please help this channel to reach at least 1000 subscriber. Thank you, enjoy.